अंतःस्रावी ग्रंथियों में देखें सबसे पहले ये देखो हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। इसको हाइपर कब होते हैं? जब अपना तापमान टेम्परेचर बढ़ जाता है गुस्से का, तो ताप को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ताप को नियंत्रित करता है। इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टरों की मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है। फिर है पीयूष ग्रंथि। ये भी कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल तीनों ही कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो है वो वैसे तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी होती है? पीनियल। परंतु यदि ऑप्शन में पीनियल नहीं होती है तो किसको माना जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो सबसे छोटी अस्थि माना जाता है। ये सेला टर्सिका नामक गुहा में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? सेला टर्सिका नामक गुहा में स्थित होती है। तो मस्तिष्क में तीन है, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष ग्रंथि। उसके बाद में इस पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क होता है और यहाँ पर स्थित होती है दोनों आँखों के बीच में। तो दोनों आँखों के बीच में शिव शंकर भगवान की क्या होती है? तीसरी आँख खुलती है। तो इसको क्या कहा जाता है? तीसरी आँख कहा जाता है। जैविक घड़ी कहा जाता है। और मस्तिष्क के रेत होती है, चट्टान से रेत बनती है, नीचे आती है, तो मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। तो इसको कहा जाता है मस्तिष्क की रेत। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तीसरी घड़ी, तीसरी आँख, और क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रण केंद्र होता है। ये मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और सबसे छोटी पीनियल होती है। पीनियल के बाद पीयूष होती है, परंतु पीनियल ऑप्शन में नहीं हो तो पीयूष करना होता है। इसके बाद थायराइड एंड पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है ये कहाँ स्थित होती है? गले में स्थित होती है। एच आकार की अस्थि होती है थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि। इसके बाद होती है थाइमस ग्रंथि जो होती है ये हृदय के पास में यहाँ पर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? हृदय के पास में स्थित होती है। थाइमस व थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में स्थित होती है। एच आकार की अस्थि होती है। इसके बाद में यहाँ आमाशय के नीचे पाया जाता है अग्नाशय। यह अग्नाशय होता है मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पैनक्रियाज है। कौन सी है? पैनक्रियाज। उसके बाद में ओवरी यानी अंडाशय जो है वो किस में पाया जाता है? फीमेल में। और जो है वो एड्रिनल ग्लैंड किस में पाई जाती है? ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो वृक्क के ऊपर ग्रंथि होती है, यानी किडनी के ऊपर के पाई जाती है। तो इसी के कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। और ये आपातकालीन संकटकालीन ग्रंथि होती है। आपातकालीन संकटकालीन ग्रंथि होती है। इसके बाद में प्लेसेंटा होती है जो प्रेगनेंसी को बनाए रखती है। प्लेसेंटा जिससे गर्भाशय में होता है, जिससे बच्चा मादा के भ्रूण जो है वो मादा से जुड़ा रहता है। क्या होता है? जुड़ा रहता है। और इसी प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को भोजन, पानी, उत्सर्जन सब इसी प्लेसेंटा के द्वारा होता है। इसके बाद टेस्टिस होते हैं, वो किस में स्थित होते हैं? मेल में स्थित होते हैं। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल कहाँ स्थित होते हैं? मस्तिष्क में स्थित होते हैं। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गले में। एच आकार की ग्रंथि होती है। थाइमस ग्रंथि जो है वो हृदय के पास में स्थित होती है। पैनक्रियाज में अग्नाशय ग्रंथि जिसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि जिसको वृक्क के ऊपर स्थित होती है, इसके लिए इसको अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। प्लेसेंटा, ओवरी ये फीमेल में होती है और टेस्टिस किस में होता है? मेल में होते हैं। अब अपन देखेंगे 1 बाय 1 जो है वो इसके बारे में, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। इसको अध्ययन को क्या कहा जाता है? किससे क्या बनता है? ये देखेंगे। तो देखते हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को साथ में कहा जाता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहा जाता है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है, या इंटीग्रेटिव सिस्टम या रेगुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है।
एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र और नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को मिश्रण में कहा जाता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहा जाता है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है, जिसे इंटीग्रेटिव सिस्टम या रेगुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। इसको जो है वो इन दोनों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम से अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो है वो किसका स्राव होता है? हार्मोन का स्राव होता है। और ये क्या होती है? स्लो होता है। हार्मोन अपना काम क्या करते हैं? स्लो प्रोसेस में काम करते हैं। और जो है नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका आवेग है वो अपना काम जो है वो एक सरल रेखीय और रैपिडली यानी क्या करते हैं? फास्ट कार्य करते हैं। क्या करते हैं? फास्ट कार्य करते हैं। इसके बाद में अंतःस्रावी जो है ग्रंथियों के बारे में देखें तो इसका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। और इसके जनक कौन है? थॉमस एडिसन। कौन है? थॉमस एडिसन। इसमें जो है वो तीन प्रकार से हम ग्रंथियों के प्रकार देखेंगे। एंडो यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एक्सो यानी बहिस्रावी ग्रंथियाँ। देखा होगा एग्जिट होता है, एग्जिट यानी बाहर, तो एक्सो यानी होता है बहिस्रावी ग्रंथि। और मिक्स्ड होता है मिश्रित ग्रंथि। क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। तो अंतःस्रावी जो अंदर होती है उसमें क्या होती है? नलिका की आवश्यकता नहीं होती है, नलिका विहीन होती है। और ये रक्त में उपस्थित होती है। और किसका निर्माण करती है? हार्मोन का। तो हार्मोन जो है वो क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ क्या कहलाता है? हार्मोन। हार्मोन कहाँ उपस्थित होते हैं? रक्त में। और ये कैसे होते हैं? नलिका विहीन। अब बाहर होते हैं, अपने मोबाइल पे बाहर जो बॉडी है उस पर अपन कवर चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते हैं, तो ये क्या होती है? नलिका युक्त होती है। क्या होती है? नलिका युक्त है। और ये किसका निर्माण करती है? एंजाइम का। किसका निर्माण करती है? एंजाइम का। और ये किस में उपस्थित होती है? ये ब्लड में एब्सेंट होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ब्लड में प्रेजेंट थी और बहिस्रावी ग्रंथियाँ ब्लड में क्या होती है? एब्सेंट होती है। मिक्स्ड जो है वो मिश्रित ग्रंथि है, वो किसको कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथियाँ होती है 3, पैनक्रियाज, ओवरी और टेस्टिस। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि, ओवरी यानी अंडाशय, टेस्टिस यानी वृषण। ये तीनों ग्रंथियाँ क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। और पाचन की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है। कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि होती है। पाचन की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है। जबकि अंतःस्रावी मिश्रित ग्रंथियों में सबसे बड़ी कौन सी है? पैनक्रियाज है। कौन सी है? पैनक्रियाज होती है। पाचन में वैसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी? यकृत। दूसरी कौन सी है? अग्नाशय। परंतु अंतःस्रावी ग्रंथियों में यानी मिश्रित ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथियों में लार्जेस्ट यानी बड़ी, मिक्स्ड यानी मिश्रित, ग्लैंड यानी ग्रंथि जो है वो पैनक्रियाज है। अगले जो है वो इसमें 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका संचालन द्वारा शरीर पर जो कंट्रोल करता है वो नर्वस सिस्टम होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक्यूरेट यानी यथार्थ होते हैं। और किससे गति करते हैं? तीव्र गति से गति करते हैं। और तंत्रिका तंत्र पर शरीर पर नियंत्रण कर रहे थे, ये हार्मोन द्वारा शरीर पर नियंत्रित करते हैं। क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से किसका निर्माण होता है? हार्मोन का। बहिस्रावी ग्रंथियों से किसका निर्माण होता है? एंजाइम का। कार्य एक्यूरेट होता है और इनका कार्य क्या होता है? डिफ्यूज यानी विस्तृत होता है। ये तीव्र गति से कार्य करते हैं और ये किस गति से कार्य करते हैं? धीमी गति से कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र तीव्र गति से कार्य करते हैं, जबकि अंतःस्रावी तंत्र धीमी गति से कार्य करते हैं। इसके बाद में जो है वो एंडोक्राइन व एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और क्या है? एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, अंतःस्रावी, जिनसे अपन हार्मोन पढ़ेंगे वो सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि,
पीनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और एड्रिनल ग्रंथि। एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन यानी क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। तो बाहर स्राव कौन करती है? लार। और बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम बनता है। तो लार ग्रंथि से अपन ने एंजाइम देखे थे, कौन से? टाइलिन, एमाइलेज वगैरह एंजाइम देखे थे। उसके बाद में दूसरे श्वेत ग्रंथियाँ, जो कि क्या होती है? पसीना, यानी हथेली और तलुओं में क्या आते हैं? पसीने आते हैं। अश्रु ग्रंथियाँ, लैक्राइमल ग्रंथियाँ, जिससे आंसू आते हैं। अश्रु ग्रंथियों के साथ में मायोबियम, जाइस, ये आंसू आंखों से ही आते हैं। तो आंसू जो है वो मम्मी के कहने पर आते हैं। मम्मी कुछ कहती है तो आंसू आ जाते हैं। तो आंसू से याद रखोगे अश्रु ग्रंथि। मो यानी मोबियम ग्रंथि, मी यानी मियोबियम ग्रंथि, ये अश्रु ग्रंथियाँ है। और एक कौन सी है? जाइस ग्रंथि है। कौन सी है? जाइस है। इसके बाद में आती है सीबेशियस यानी तेल ग्रंथि आती है, जो कि क्या होती है? तेल स्रावित करती है। सीबेशियस ग्रंथि अपने शरीर पर जिसको कहते हैं ऑयली हो जाती है, वो किसके कारण होती है? सीबेशियस के कारण होती है। इसमें यहाँ पर जो है वो जहाँ से तेली ग्रंथि होती है वहाँ रोम पाए जाते हैं, रोम पुटिका। और जब भी ये इस समय जब भी कोई ऐसी क्रिया होती है तो रोम क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। अगले जो है वो स्तन ग्रंथियाँ दुग्ध का स्राव करती है। और शेरुमिनस ग्लैंड, जो कान से जो मोम निकलती है, शेरुमिनस ग्लैंड, यह कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। कौन सी है? लीवर। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। कौन सी है? थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यानी यकृत, जिगर, कलेजा जिसको कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पहले पीनियल, फिर किसको दोगे? पिट्यूटरी को। पीनियल का आकार कैसा होता है? चावल के दाने के समान। पिट्यूटरी का आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान। पीनियल कितने ग्राम होती है? 0.2 ग्राम। पिट्यूटरी कितने ग्राम होती है? 0.5 ग्राम। पीनियल 0.2 ग्राम, पिट्यूटरी 0.5 ग्राम। पीनियल किसके समान होती है? चावल के दाने के समान होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और कैसे होती है? मटर के दाने के समान। मास्टर हो गए तो स्कूल में मास्टर होते हैं, तो हेड मास्टर भी होते हैं। और हेड मास्टर कभी भी क्या हो जाते हैं? हाइपर। और हेड मास्टर किस पर नियंत्रण करते हैं? मास्टर पर। तो हाइपर से याद रखो हेड मास्टर यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। और मास्टर ग्रंथि पर नियंत्रण करता है, यानी पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? लीवर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? थायराइड। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल या पीयूष। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। बड़ी ग्रंथि लीवर, बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। डन। ऐसी ग्रंथि जहाँ हार्मोन उत्पाद करने वाली विस्तृत कोशिकाएं उपस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड ग्लैंड कहते हैं। जहाँ हार्मोन उत्पादन करने वाली विपरीत सेल होती है, जहाँ हार्मोन उत्पादन करने वाली विपरीत सेल उपस्थित होती है उन्हें डिफ्यूज ग्लैंड कहते हैं। वो कौन कौन सी है? लीवर है, किडनी है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत है, यकृत है, वृक्क है। कौन सी है? यकृत, वृक्क, अग्नाशय, छोटी आंत। ग्लैंड इन ग्लैंड किसको कहा जाता है? भाई थायराइड और पैराथायराइड। तो ग्रंथि के अंदर ग्रंथि कहा जाता है पैराथायराइड। इसके बाद में अपन देखेंगे हार्मोन और एंजाइम में अंतर।
हार्मोन किससे स्राव होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से। किससे स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से। जबकि एंजाइम किससे स्रावित होते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि से। किससे स्रावित होते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन जो ये होते हैं ये प्रोटीन, एमिनो एसिड, स्टेरॉइड या ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति के हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रोटीन के होते हैं। प्रोटीन किससे बनते हैं? एमिनो एसिड से। स्टेरॉइड या ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति के हो सकते हैं। जबकि एंजाइम केवल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। हार्मोन तो प्रोटीन का भी हो जाएगा, एमिनो एसिड का भी हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन का भी हो जाएगा। स्टेरॉइड हार्मोन कौन से हैं? जो कि ओवरी यानी अंडाशय और वृषण टेस्टिस से स्रावित होते हैं। वृषण से स्रावित, टेस्टिस से स्रावित होते हैं और ओवरी अंडाशय से स्रावित होते हैं, वो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। और एंजाइम्स जो है वो केवल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम जो है वो एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम करता है, यानी सक्रियण ऊर्जा को घटाकर अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। और हार्मोन जो होते हैं ये जीन लेवल या प्लाज्मा लेवल पर कार्य करते हैं। किस पर? हार्मोन जो है वो जीन लेवल या प्लाज्मा लेवल पर कार्य करते हैं। और एंजाइम जो है वो सक्रिय ऊर्जा को घटाकर अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। हार्मोन ये किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने के बाद क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जबकि एंजाइम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हार्मोन क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जबकि एंजाइम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रथम हार्मोन कौन सा खोजा गया है? सिक्रेटिन। प्रथम जंतु हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। प्रथम पादप हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन। कौन सा है? ऑक्सीन है। जंतु हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? स्टार्लिंग ने। वेलिस व स्टार्लिंग ने बताया था। विटामिन डी जो है ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो विटामिन डी। पूर्व पदार्थ विटामिन डी का पूर्व पदार्थ कौन सा है? 7D हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी को दूर करता है। कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी कैल्शियम कमी को दूर करता है, तो कैल्सीफेरोल नाम आएगा। कैल्सीफेरोल ये कैल्शियम का क्या करता है? अवशोषण। सूर्य से प्राप्त होता है तो सनशाइन विटामिन। और किस ग्रंथि से? सीवेशियस ग्लैंड। और ग्रंथि कौन सी होती है? सीवेशियस ग्रंथि होती है जो वसा से संबंधित थी। हार्मोन की साइज और अनुपात क्या होता है? कम होता है। हार्मोन क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, परंतु अपवाद के रूप में स्टेरॉइड जो है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये किस में घुलनशील होते हैं? वसा में। किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। अधिकांश हार्मोन जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। अपवाद स्वरूप स्टेरॉइड यानी T4 टेट्रा आयोडोथायरोग्लोबुलिन जो है वो क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। अपवाद स्वरूप संग्रहित होता है थायरोक्सिन, वो केवल अल्प समय के लिए होता है। हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं, परंतु स्टेरॉइड जो है वो वसा में घुलनशील होता है। और ये जो हार्मोन जो होते हैं इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, संग्रहण नहीं होता है, परंतु किसका होता है? थायरोक्सिन का। इसीलिए कहा जाता है थायराइड की समस्या वो इसी कारण होती है, परंतु ये अल्प समय के लिए स्टोर होता है। हार्मोन का अपघटन कहाँ होता है? या तो लीवर में होता है या कहाँ होता है? किडनी में होता है। और इनका दोबारा उपयोग नहीं होता है। एक हार्मोन का एक ही बार उपयोग होता है। तो हार्मोन के बारे में बात की थी। हार्मोन सिक्रेटिन, वेलिस स्टार्लिंग ने कहा था प्रथम हार्मोन सिक्रेटिन। विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। पूर्व पदार्थ है 7D हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो होता है वो कैल्शियम का अवशोषण करता है। सूर्य के प्रकाश से संबंधित होता है। सीवेशियस ग्रंथि से संबंधित होती है। हार्मोन की जो साइज और अनुपात क्या होता है? कम होते हैं। अधिकांश हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं स्टेरॉइड को छोड़कर। स्टेरॉइड क्योंकि वसा में घुलनशील होते हैं। और कौन होते हैं? T4 टेट्रा आयोडोथायरोग्लोबुलिन। इसके बाद में हार्मोन जो वो शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। अपवाद स्वरूप कौन होते हैं? थायरोक्सिन होते हैं, अल्प समय के लिए होते हैं। इसके बाद में
हार्मोन का अपघटन कहाँ होता है? लीवर और किडनी में होता है। इनका दोबारा उपयोग नहीं होता है। हार्मोन क्या होते हैं? नॉन एंटीजेनिक होते हैं। क्या होते हैं? नॉन एंटीजेनिक होते हैं, अर्थात ये जाति विशिष्ट इनकी नहीं होती है। हार्मोन मेटाबॉलिक क्रियाओं की रेट को नियंत्रित करती हैं, उपापचयी क्रियाओं की दर को नियंत्रित करती है, उपापचयी क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। उपापचयी क्रियाओं की दर को नियंत्रित करते हैं, उपापचयी क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। हार्मोन को क्या कहा जाता है? रासायनिक संदेशवाहक या प्राथमिक संदेशवाहक भी कहा जाता है। प्रथम पादप हार्मोन कौन है? ऑक्सीन। कौन है? ऑक्सीन। अब देखना, ऐसे हार्मोन जहाँ बनते हैं वही काम वहाँ से दूर करते हैं। जो जहाँ बनते हैं काम वहाँ से दूर करते हैं, उनको कहा जाता है कैलोन्स। यहाँ बन गए, जहाँ बने उसके दूसरी जगह पर अपना काम करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? कैलोन्स कहलाते हैं। और जो ऊर्जा स्तर को बढ़ाते हैं, ऊर्जा को कैलोरी कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है कैलोरीजेनिक। और जो हार्मोन जहाँ बनते हैं वहीं काम करते हैं, मतलब अपना भोजन में स्वयं बनाओ तो उसको स्वयं का हर चीज़ स्वयं कर रहा है, तो उसको कहा जाता है ऑटो। क्या कहा जाता है? ऑटो। और हार्मोन की वजह से कोइड्स, ऑटोकोइड्स कहते हैं। जहाँ बनते हैं वहाँ से दूर करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? कैलोन्स। और ऊर्जा को बढ़ाते हैं, वो कहलाते हैं कैलोरीजेनिक। और जहाँ बनते हैं वहीं कार्य करते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑटोकोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोकोइड्स कहते हैं। और ऐसे हार्मोन जो शरीर में कीटोन मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, उन्हें कहा जाता है कीटोजेनिक। क्या कहते हैं? कीटोजेनिक। एनर्जी प्रोवाइड या ऑक्सीडेशन कौन करता है? सबसे पहले ज़्यादा है वो ऊर्जा प्रदान करने में सबसे तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान कर देता है? कार्बोहाइड्रेट। फिर कौन करती है? वसा। और प्रोटीन जो है ये व्रत में काम आता है, इसीलिए इसको उपवासकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपवासकारी। व्रत में जो अपने को ऊर्जा मिलती है वो प्रोटीन के कारण मिलती है। अपन थके हारे आते हैं, दौड़ के आते हैं, जूस पी लेते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो अपने को क्या मिल जाती है? ऊर्जा। मतलब स्टार्च है, उनमें क्या है? स्टार्च। और स्टार्च क्या करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद में जो वसा है, जैसे घी के पराठे गए तो थोड़ी देर में अपने को ऊर्जा मिल जाती है, तो वसा है। और प्रोटीन जो है वो आराम से अपना काम करता है, तो दालें आराम से ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट व वसा जो है वो पल्लवी यानी तैरने वाले सामान्य होते हैं, जबकि प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्मिक श्वसन यानी रोग में इनका ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं, खाना वाना नहीं खाते, तो ये ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 5.2 कैलोरी। फैट कितनी करता है? 9.1 कैलोरी। जबकि प्रोटीन करता है 4.8 से 5.1। तो एनर्जी की मात्रा के आधार पर देखें तो सबसे पहले कौन ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा? वसा। फिर कौन प्रदान करेगा? प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट आगे से उठकर पीछे चला जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए